हजारों साल पहले मानवों ने जब पहली बार खेती करना सीखा तो वो मानव सभ्यता का एक सबसे बड़ा पल था। उस खोज से इंसानों की कई सभ्यताओं का विकास हुआ जो आज भी पृथ्वी पर कायम है। खेती के बाद पहिए के आविष्कार ने मानवों को मशीन युग में ला दिया, जिससे पूरी दुनिया सिमट के रह गई। पर जो सबसे हैरान कर देने वाला और हमारी सभ्यता को एक नए स्तर पर ले जाने वाला काम जो हमने किया है वो है अंतरिक्ष यानी स्पेस में पहली बार किसी मानव को भेजना। रॉकेट के आविष्कार से लेकर के सैटेलाइट, टेलीस्कोप और कम्युनिकेशन नेटवर्क ने हमें पृथ्वी से बाहर सुदूर ब्रह्मांड में तैरते विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को खोजने में मदद की है, जिस वजह से आज हम एक ऐसी सभ्यता के रूप में उभर सके हैं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने भी नहीं की थी। हालांकि अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस ही है और हम केवल पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चांद तक ही मानव को भेज सके हैं, इसलिए हमें यहाँ बहुत कुछ नया करने की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए नासा, इसरो, एसा और तमाम स्पेस एजेंसी अब लगातार काम कर रही हैं। हमारे लिए चांद पर जाना लगभग आसान है, पर उससे आगे डीप स्पेस में इंसानों को भेजना एक चुनौती भरा काम है, जिसे पूरा करने के लिए हमें बेहतरीन उपकरण चाहिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करते हों और हमें डीप स्पेस की दूरी और खतरनाक रेडिएशन से बचा सकें। नासा के पास इस काम को करने के लिए अभी भी बहुत से एडवांस गैजेट्स और खास डीप स्पेस नेटवर्क शामिल है, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। साल 2030 तक नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इससे भी ताकतवर नेटवर्क पर काम करने जा रहे हैं, जो अगर पूरा हो जाता है तो मैं और आप आने वाले कई सालों तक सुदूर ब्रह्मांड को करीब से देख सकते हैं। तो आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और किस नेटवर्क के जरिए भविष्य में नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी स्पेस के एक्सपीरियंस को बदल देंगी, और डीप स्पेस क्या है और कैसे यहाँ पर हम जा सकते हैं और क्यों ये आने वाले समय में पूरे अंतरिक्ष विज्ञान को बदल देगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये वीडियो स्पेस के आम वीडियो से एकदम अलग है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखना। नासा और तमाम स्पेस एजेंसी की भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजीज और मिशंस और नेटवर्क को समझने के लिए आपको सबसे पहले डीप स्पेस के बारे में जानना जरूरी है, जो स्पेस साइंस की एक खास ब्रांच है जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाती है जिसे आप आम स्पेस मिशंस में नहीं देख सकते हो। यूएन की संस्था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के मुताबिक पृथ्वी की सतह से 20 लाख किलोमीटर दूर के बाहरी स्पेस को डीप स्पेस कहा जाता है। ये दूरी पृथ्वी और चांद की दूरी से 5 गुना ज्यादा है। वहीं नासा की माने तो डीप स्पेस अंतरिक्ष की वो जगह है जो पृथ्वी से 16,000 से लेकर 32,000 किलोमीटर दूर है। हालांकि नासा द्वारा बताई गई ये दूरी उनके मिशंस पर निर्भर करती है। साल 2020 से पहले नासा के लिए डीप स्पेस 32,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन नासा 2020 से लेकर 2030 तक चांद पर आर्टेमिस मिशन करेगा, जिसके बाद डीप स्पेस चांद के भारी स्पेस से शुरू हो जाएगा। डीप स्पेस को और अच्छे से समझने के लिए आपको नासा द्वारा तय किए गए 4 चरण और 4 फेजेस जानने पड़ेंगे, जिसमें उन्होंने समय के साथ साथ डीप स्पेस के मिशंस तैयार किए हैं, और हर मिशन के साथ साथ डीप स्पेस हमसे और दूर होता जाएगा। नासा का फेज 0, जो कि साल 2010 से लेकर 2019 तक का फेज माना जाता है, उसके अनुसार डीप स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही चालू हो जाता है। यहाँ नासा का मकसद स्पेस स्टेशन में रिसर्च करना और चांद पर तैयार हो रहे अगले मिशंस की नींव रखना था। पिछले दशक में नासा ने स्पेस स्टेशन में बहुत रिसर्च की और समझा कि स्पेस में इंसान कैसे ज्यादा जीवित रह सकता है। साथ में मून मिशंस के लिए आर्टेमिस मिशन की तैयारी भी इसी फेज 0 में की गई। दरअसल फेज 0 डीप स्पेस को स्टडी करने का शुरुआती कदम है। धीरे धीरे ये 2020 के दशक में और बदलता रहेगा। फिलहाल 2020 लगते ही नासा डीप स्पेस के फेज 1 में पहुंच गया है, और आने वाले 10 सालों में उसका काम चांद को और बेहतर तरीके से स्टडी करना और नए ह्यूमंस मून मिशंस को लॉन्च करना है। नासा का सबसे नया आर्टेमिस प्रोग्राम भी इसी फेज का हिस्सा है, जिसमें वो अब तक के सबसे पावरफुल स्पेस रॉकेट के जरिए पहली बार किसी महिला और दूसरे इंसान को चांद पर भेज रहे हैं। अपोलो मिशन की तरह ये मिशन एकदम अलग है, और इसमें इंसानों के चांद पर पहुंचने से पहले ही चांद पर छोटा सा स्टेशन देखने को मिलेगा, जो एक गेटवे होगा। ये गेटवे आर्टेमिस प्रोग्राम की जान है, और इसी से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन चांद के बाहर शुरू हो जाएगा। आर्टेमिस के चांद पर पहुंचने से पहले ही वहां पर कई देशों के रोवर्स और साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, जो तब इंसानों की मदद करेंगे। 2030 तक दशक खत्म होने से पहले नासा अपने डीप स्पेस के फेज 1 को पूरा करना चाहता है, और उसके बाद वो अगले दशक में फेज 2 की तैयारी करेगा। फेज 2 में नासा चांद पर बने गेटवे यानी स्टेशन को और मजबूत करेगा और वहीं से सीधे मार्स पर जाने की कोशिश होगी।
चांद की ऑर्बिट करता गेटवे एक डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां से हम पृथ्वी से किसी भी जरूरी चीज को चांद पर ला करके वहीं से मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर भेज पाएंगे। इसके साथ साथ ये गेटवे डीप स्पेस नेटवर्क का भी काम करेगा और मार्स से आ रहे सिग्नल को और अच्छे से बिना किसी लॉस के पृथ्वी पर भेज सकेगा। 2030 के बाद फेज 2 में नासा का पूरा फोकस मार्स पर होगा और कई मिशंस मार्स के लिए तैयार किए जाएंगे। पृथ्वी से औसतन 9 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर जाना चुनौती भरा काम है, पर यह संभव है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज फेज 1 के पूरा होने के बाद मार्स पर मानव मिशन भी भेज सकेंगी, जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को और आसान कर देगा। इसके बाद डीप स्पेस की सीमा हमारे लिए पृथ्वी से 9 करोड़ किलोमीटर दूर बात शुरू होगी। वहीं फेज 3 और फेज 4 नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज फेज 2 कंप्लीट होने के बाद करेंगी। इस फेज में मार्स पर हम लगातार मिशंस कर पाएंगे, मिशंस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और मार्स पर एक स्पेस स्टेशन भी होगा जो आने वाले स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सके। ये एकदम आर्टेमिस प्रोग्राम के गेटवे की तरह ही काम करेगा, पर उससे बहुत एडवांस होगा। नासा फेज 3 में मार्स की पूरी सरफेस को स्टडी करेगा और फेज 4 में उसके आगे डीप स्पेस को एक्सप्लोर करेगा। इन सभी फेज को पूरा करने के लिए नासा को एक डीप स्पेस नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहे हमारे हर स्पेसक्राफ्ट की जानकारी रिसीव कर सकती है। ये नेटवर्क भविष्य में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे अहम हिस्सा होगा। तो आइए इसे जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसका भविष्य क्या है। डीप स्पेस नेटवर्क नासा द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली नेटवर्क है, जो डीप स्पेस में गए स्पेस प्रोब जैसे वॉयेजर 1, न्यू होराइजन्स, चंद्रयान 1 और साइरस रेक्स, इन सभी के सिग्नल्स को पृथ्वी पर रिसीव करता है। इसके अलावा यह रेडार और रेडियो एस्ट्रोनॉमी को भी सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से दूर आकाशगंगाओं से आ रही रेडियो वेव्स को पढ़कर उन्हें समझता है। नासा और सभी देश इसकी मदद से अपनी स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन से लेकर ब्रह्मांड के विशालकाय ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। यह नेटवर्क इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे विशाल और सबसे सेंसिटिव साइंस इंस्ट्रूमेंट है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। डीप स्पेस नेटवर्क 3 अलग अलग नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें विशाल रेडियो टेलीस्कोप काम करते हैं। हर सिस्टम में 4 रेडियो टेलीस्कोप हैं, जिनका फैलाव 70 मीटर तक है और हर सिस्टम पृथ्वी के आकार के आधार पर एक दूसरे से 120 डिग्री दूर है। तीनों नेटवर्क्स में पहला कैलिफोर्निया में है, जिसे गोल्ड स्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी फैसिलिटी स्पेन के मैड्रिड में है और अंतिम फैसिलिटी और नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में है। तीनों नेटवर्क्स को मिलाकर एक विशाल नेटवर्क मिलता है, जो असल में पृथ्वी के आकार के बराबर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों नेटवर्क एक साथ मिलकर डीप स्पेस नेटवर्क बनाते हैं और कितनी एरिया को कवर करते हैं। पृथ्वी के लगातार रोटेट होने के कारण हम एक जगह पर ही नेटवर्क नहीं बना सकते हैं, इसलिए नासा द्वारा इन 3 खास जगहों को चुना गया है, जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए भी ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इसी नेटवर्क की मदद से नासा अपने सभी स्पेसक्राफ्ट और रोवर्स को कंट्रोल करता है, उन्हें कमांड देता है और उनके द्वारा छोड़े गए सिग्नल्स को रिसीव करता है। अगर इसमें लगे 70 मीटर के एंटीना का आकार और बढ़ा दिया जाए, तो ये और बेहतर तरीके से दूर भेजे गए स्पेस प्रोब के सिग्नल को और बेहतर क्वालिटी में रिसीव कर पाएगा, जिससे डीप स्पेस के फेज 3 और फेज 4 में वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिलेगी। हालांकि नासा के अलावा भी बहुत देशों के पास अपने अपने नेटवर्क हैं, जिसमें भारत भी है, पर फिलहाल नासा के डीप स्पेस नेटवर्क का कोई मुकाबला नहीं है। अब आपने डीप स्पेस और डीप स्पेस नेटवर्क को समझ लिया है, तो आगे मैं उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा जो भविष्य में डीप स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी हैं और उन पर इस समय काम भी हो रहा है। सबसे पहली तकनीक है प्रॉपर प्रोपल्शन, जिससे यान बहुत तेजी से बहुत दूर तक जा सके। डीप स्पेस एकदम अलग है और जितना दूर हमें इधर जाना होगा, उतनी ही तेज और बेहतर प्रोपल्शन की जरूरत हमें पड़ेगी, ताकि स्पेसक्राफ्ट वहां जाकर के वापस पृथ्वी पर भी आ सके। नासा के 2024 के आर्टेमिस प्रोग्राम में ओरायन मॉड्यूल ऐसे ही एक बेहतर प्रोपल्शन तकनीक से काम करेगा, जिसे आप आने वाले समय में देख पाओगे। प्रॉपर प्रोपल्शन के बाद हमें जो दूसरी तकनीक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चाहिए, वो है एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो स्पेस मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्रियों को बेहतर सांस लेने का वातावरण दे सके। नासा द्वारा बनाया गया ओरायन स्पेस मॉड्यूल इसी तरह की तकनीक से लैस है। अपोलो के बाद ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट है जो चांद पर जाएगा। इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हाईटेक सिस्टम है, जो अंदर कैप्सूल में बन रही कार्बन डाइऑक्साइड और नमी को खत्म कर देता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बाद डीप स्पेस में जाने के लिए हमें एक ऐसा स्पेस मॉड्यूल भी चाहिए जो स्पेस में मौजूद खतरनाक रेडिएशन को भी झेल सके।
जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाता है, उस पर सूर्य की खतरनाक सोलर विंड में मौजूद पार्टिकल्स का जोरदार हमला होता है। ये पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट के जरूरी उपकरण खराब कर सकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से मार भी सकते हैं। ऐसे में रेडिएशन के ऊपर नजर रखने के लिए फेज 1 डीप स्पेस के ओरायन स्पेस मॉड्यूल में 4 अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और इमरजेंसी के लिए अलग से एक बैकअप कंप्यूटर भी मौजूद है। ओरायन में सोलर विंड स्टॉर्म से बचने के लिए एक मेकशिफ्ट स्टॉर्म शेल्टर भी है, जो आसानी से अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचा सकता है। भविष्य में यही स्पेसक्राफ्ट फेज 2, 3 और 4 के डीप स्पेस मिशंस के लिए हमारे लिए मददगार साबित होगा, जिससे हम और बेहतर तरीके से रेडिएशन से बच सकेंगे। वहीं आखिरी तकनीक जो सबसे अहम है, वो है खतरनाक हीट से स्पेस मॉड्यूल को बचाना। चांद पर मिशन करने के बाद फेज 1 में ओरायन स्पेस मॉड्यूल जब पृथ्वी पर वापस आएगा तो उस समय उसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिस वजह से फ्रिक्शन के कारण स्पेस मॉड्यूल का टेम्परेचर करीब 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस हीट से बचाने के लिए नासा AB कोट मटेरियल से एडवांस हीट शील्ड बनाएगा, जो अपने आप में सबसे अनोखी होगी और इस स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह कवर कर लेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने भविष्य में डीप स्पेस मिशन और नेटवर्क के साथ साथ कई नई तकनीक की बात की है, जो अंतरिक्ष को आने वाले समय में पूरा बदल सकती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अंतरिक्ष की अधिक जानकारी के लिए विज्ञानम.com पर विजिट करें और उसे बुकमार्क कर लें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे आज्ञा दें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।